नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं अमीश देवगन और आप देख रहे हैं देश का सबसे लोकप्रिय कार्यक्रम आर पार। किसी भी परीक्षा में पास होने के लिए कम से कम 33% नंबर की जरूरत होती है, लेकिन हमारे माननीय सांसदों ने तो कमाल कर दिया है। देश की जनता उम्मीद कर रही थी कि मॉनसून सेशन में देश के लिए खूब कामकाज होगा, लेकिन लोकसभा में काम हुआ सिर्फ 29% और राज्यसभा में हुआ मात्र 34%। देश के करोड़ों रुपए स्वाहा हो गए। सवाल है कि जनता के पैसों की इस बर्बादी का जिम्मेदार कौन है? आप बोलेंगे अमीश देवगन, जब भी सत्र समाप्त होता है ये आंकड़े लेकर आप आ जाते हैं, लेकिन आज संसद का सत्र खत्म होते होते एक नया सियासी मोर्चा भी खुल गया, क्योंकि सत्र के अंतिम दिन संसद में चाय पार्टी थी। हालांकि इस चाय पार्टी में विपक्ष का कोई नेता शामिल नहीं हुआ, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी और एनडीए के तमाम नेता इसमें शामिल हुए और कहा जा रहा है कि इसी दौरान प्रधानमंत्री ने तारीफ करते हुए कहा कि कांग्रेस के कई युवा नेता बहुत टैलेंटेड हैं, लेकिन गांधी परिवार की असुरक्षा के चलते कांग्रेस के इन युवा नेताओं को बोलने का मौका तक नहीं मिलता। पीएम ने यह भी कहा कि इन युवाओं के चलते राहुल गांधी परेशान और असुरक्षित महसूस करते हैं। यह बड़ा मुद्दा गंभीर है, इसलिए इस पर तर्कों और तथ्यों के साथ चर्चा बेहद आवश्यक है, क्योंकि कांग्रेस के कई युवा टैलेंटेड चेहरों ने पार्टी को बाय बाय कह दिया है, यानी किनारा कर लिया है। तो आज इसी पर देश की सबसे बड़ी पॉलिटिकल बहस, सर पर सत्र क्यों हो रहा है स्वाहा, देखिए आज। सभा की कार्रवाई अनिश्चित काल के लिए स्थगित की जाती है। The House stands adjourned, signed die. भारी हंगामे के बीच संसद का मॉनसून सत्र समाप्त हो गया, तो आज हिसाब किताब का दिन है कि हमारे माननीय सांसदों ने आम जनता के लिए क्या किया। पहला विश्लेषण तो खुद लोकसभा अध्यक्ष से ही सुन लीजिए। सत्र के प्रारंभ में तय किया था कि हम इस सत्र में 120 घंटे चर्चा करेंगे, लेकिन लगातार गतिरोध और नियोजित व्यवधान के कारण हम केवल 37 घंटे ही चर्चा कर पाए। कामकाज का हिसाब किताब का मीटर भी देख लीजिए। लोकसभा में मात्र 29% काम हुआ और राज्यसभा में 34%। ऑपोजिशन एमपीज, विशेष करके जो नए एमपीज हैं, उसको बोलने का मौका नहीं मिला। देखिए, ये अत्यंत निंदनीय है। इस तरीके से हंगामा करना और एक ऐसे आचरण का प्रदर्शन करना जो कतई स्वीकार्य नहीं हो सकता। मानसून सेशन वॉश आउट रहा। विपक्षी दलों का जो व्यवहार था, जो आचरण था, अत्यंत निंदनीय और भर्त्सना योग्य। वैसे इस पूरे मामले पर निर्दलीय सांसद उमेश भाई बाबू भाई पटेल ने शानदार सुझाव दिया है। मैं मांग करता हूं सरकार से कि सांसदों के इस मॉनसून सत्र के सारे सैलरी ना दिया जाए, अन्य भत्ता भी ना दिया जाए और सदन चलाने का जो भी खर्चा है वो एमपीओ से वसूला जाए। लेकिन हंगामे वाली सियासत के बीच पीएम मोदी ने कांग्रेस पर नया सियासी बम फोड़ दिया है। मॉनसून सत्र के आखिरी दिन हुई चाय पार्टी में विपक्ष तो नहीं आया, लेकिन सूत्रों के मुताबिक इस पार्टी में पीएम मोदी ने कहा, कांग्रेस में कई युवा बहुत प्रतिभाशाली हैं, लेकिन परिवार की असुरक्षा के चलते कांग्रेस के युवाओं को बोलने का मौका नहीं मिला। कांग्रेस में युवा राहुल गांधी को परेशान और असुरक्षित महसूस करा रहे हैं। अभी तो कांग्रेस के नए एमपी या ऑपोजिशन पार्टी के जो नए एमपी आए, वो सीखेंगे कैसे? उनको नेता ही नहीं सीखता है और दूसरे को सीखने के लिए मौका नहीं देते हैं। इस तरह से हंगामा करना, बेतुकी बातें करना, सॉरी भी नहीं बोलना, तो ये क्या है? मैं तो कहूँगी ये जो बिगड़े हुए शहजादे हैं। सवाल है कि क्या वाकई कांग्रेस में युवा टैलेंट को इग्नोर किया जा रहा है और इसी के चलते कांग्रेस के युवा नेता और प्रवक्ता पार्टी छोड़ चुके हैं। आज इन तमाम मुद्दों पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। एसआईआर पर सत्र स्वाहा। और अब वक्त है आर पार के सुप्रसिद्ध विश्लेषण का। ये नजर डाल लेते हैं आर पार के विश्लेषण पे। राहुल सितारे, बाकी युवा नेता किनारे वाली नीति समझाने वाला विश्लेषण। पहला फैक्ट, हर बड़े फैसले गांधी परिवार के इर्द गिर्द ही घूमते हैं, जिसका सीधा फायदा राहुल गांधी को मिलता है।
दूसरा बड़ा फैक्ट, ज्योतिरादित्य सिंधिया, जितिन प्रसाद, आरपीएन सिंह, मिलिंद देओरा, ऐसे कई बड़े नेताओं ने, युवा नेताओं ने कांग्रेस को छोड़ा है। पार्टी ने उनकी अनदेखी करी है। कई प्रवक्ता भी छोड़ के गए हैं। राधिका खेड़ा, प्रियंका चतुर्वेदी, इन प्रवक्ताओं ने भी पार्टी को छोड़ा है। रोहन गुप्ता, इन्होंने भी पार्टी को छोड़ा है। तीसरा बड़ा फैक्ट, 2019-2024 के लोकसभा चुनाव में राहुल और प्रियंका वाड्रा को फोकस में रखा गया और बाकी नेता पीछे थे। चौथा बड़ा फैक्ट, प्रदेश अध्यक्ष, पदाधिकारी और कैंडिडेट चुनने में राहुल गांधी की राय को प्राथमिकता मिलती है। और अब पांचवा फैक्ट, राहुल गांधी के एक इशारे पर 2013 में मनमोहन सरकार ने अध्यादेश वापस ले लिया था। राहुल ने अपना एक इशारा किया था प्रेस क्लब ऑफ इंडिया से। छठा फैक्ट जो कि महत्वपूर्ण है, राहुल के आदेश पर कर्नाटक के मंत्री केएन राजन्ना को पद से हटाया गया। यानी साल 2013 और साल 2025, 12 साल हो गए, कुछ नहीं बदला है कांग्रेस के अंदर। बड़ा सवाल, राहुल प्रथम वाली नीति से कांग्रेस को बड़ा सियासी नुकसान हो रहा है और इसी वजह से, इसी जिद की वजह से मॉनसून सेशन भी वॉश आउट हुआ है। सुधांशु त्रिवेदी, भारतीय जनता पार्टी के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, हमारे साथ जुड़ रहे हैं, प्रवक्ता भी हैं। महुआ माझी, जेएमएम सांसद हमारे साथ हैं, उनका अभिनंदन है। मेरे साथ आनंद दुबे हैं, शिवसेना उबाटा के प्रवक्ता नेता। मेरे साथ AK वाजपेयी हैं, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट है अपनी पार्टी के और मुख्य प्रवक्ता हैं LJP रामविलास के। मेरे साथ इस चर्चा के अंदर विवेक श्रीवास्तव जी हैं, उनका अभिनंदन है, सीनियर लीडर हैं लेफ्ट पार्टी के। मेरे साथ सतीश के सिंह हैं, वरिष्ठ पत्रकार, उनका अभिनंदन है। मैं आज की चर्चा की शुरुआत आपसे करता हूं विवेक, और आपको 50 सेकंड देखता हूं। विवेक, क्या आपको लगता है ये मॉनसून सेशन वॉश आउट रहा और प्रधानमंत्री अंत में ये बोले कि राहुल गांधी के चक्कर में कई टैलेंटेड ऑपोजिशन के लीडर्स को, यंग पार्लियामेंटेरियंस को भी मौका नहीं मिल पाता? राहुल की जिद के आगे विपक्ष नतमस्तक हो जाता है। जी नहीं, देखिए, ये सारा का सारा जो है ये डेविएशन टैक्टिक्स है। इट्स ऑल डेविएशन टैक्टिक्स। कभी आप कुछ ले आएंगे, कभी आप कुछ। SIR मेन मुद्दा है जो चल रहा है। और सबसे पहली चीज, आज प्राइम मिनिस्टर जो है चाइना के साथ रिलेशंस को इंप्रूव कर रहे हैं, तो कम से कम पैनल में बैठे सभी लोग हिंदी चीनी भाई भाई तो बोल दीजिए। और राहुल गांधी पे जो इल्जाम लगा था सीक्रेट MOU का, क्या हुआ? गायब। आपको नया MOU रूलिंग पार्टी बना रही है क्या? तो ये चीजें, अमीश, जिस तरीके से राहुल गांधी को सेलेक्टिवली टारगेट किया जाता है, कभी चाइना का एजेंट, कभी सीक्रेट MOU, कभी अमेरिका में जाकर के देश को डिस्टेबलाइज करेंगे, कभी उनके डाइसेक्शन किया जाता है। दिस इज ऑल डेविएशन। प्राइम मिनिस्टर डरे हुए हैं इंडिया अलायंस से, प्राइम मिनिस्टर डरे हुए हैं राहुल गांधी से। क्यों डरे होंगे इंडिया अलायंस से? सत्ता में नहीं होती, बिल्कुल डरे हुए हैं क्योंकि सच्चाइयां सामने आ रही हैं। AK वाजपेयी का रिएक्शन लेना, फिर मैं सुधांशु त्रिवेदी की बात जाऊंगा। ओके, चिराग पासवान ने बड़ी स्टेटमेंट दी कि बहुत ही निंदनीय नहीं है जिस तरह से हंगामा करना है और एक ऐसे आचरण का प्रदर्शन करना जो स्वीकार्य नहीं हो सकता। AK वाजपेयी, मैं आपका रुख करता हूं। प्रधानमंत्री डरे हुए हैं इंडिया अलायंस से, इसीलिए राहुल गांधी की बात कर रहे हैं। ऐसा इंडिया अलायंस ने क्या कर दिया है कि प्रधानमंत्री और आप लोग डर गए हैं उनसे? प्रधानमंत्री क्यों डरेंगे या अलायंस पार्टनर NDA के क्यों डरेंगे? किस लिए डरेंगे? 2029 तक तो कोई वैकेंसी प्राइम मिनिस्टर की है ही नहीं। चुनाव जीत के आए हैं बकायदा, और सारे की सारे NDA के पार्टनर इंटैक्ट हैं और आगे भी इंटैक्ट रहेंगे। देखिए, देश के विकास की तरफ ले जाने का दृढ़ निश्चय किया है। 15 अगस्त को लाल किले की प्रचारित से उन्होंने, प्रधानमंत्री जी ने विजन दिखाया है कि हमको देश को कहाँ आगे ले जाने के लिए क्या क्या करना है। डरने का सवाल ही नहीं होता है। ये लोग खामखां के मुद्दे उठाते हैं, देश की जनता को गुमराह करने की कोशिश है, लेकिन नाकामयाब हो जाते हैं। चर्चा की बात करते हैं और उसके बाद टहटाएं फिस हो जाती है। ऑपरेशन सिंदूर पे क्या किया इन्होंने? पूरा हंगामा मचा के रख दिया, और जब चर्चा हुई तो उसमें क्या निकल के आया? तो हमारा कहना है ये मुद्दे इनके पास है नहीं, सिवाय गुमराह करने के। अब SIR पे लगे हुए हैं, SIR पे गुमराह करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट देख रहा है मैटर। ओके, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। ओके, विवेक वापस ला रहे हैं वाजपेयी जी। टिकटॉक कब वापस ला रहे हैं? अब चालू हो जाएगा टिकटॉक वापस। अब गलवान के जो विशूरवीर थे, आप तो चाइना जिंदाबाद करिए, चाइना जिंदाबाद करिए। आप चाइना जिंदाबाद करिए, चाइना से छुप के MOU करिए। कि चाइना के अंदर चाइना से छुप छुपा के MOU करने वाले लोग हैं।
चाइना का झंडा उठा के चलने वाले लोग हैं विवेक जी। अपने नैरेटिव को समझिए, राहुल गांधी को टारगेट करना बंद करिए और अपने डर को खत्म करिए, प्रजातंत्र में विश्वास करिए। नहीं विवेक, ये लेक्चर आप एनडीए को दे रहे हैं। एक सेकंड, होल्ड ऑन। ये लेक्चर आप एनडीए को दे रहे हैं कि प्रजातंत्र में यकीन रखिए कि प्रजातंत्र के अंदर सबसे बड़ा चुनाव होता है। सुधांशु त्रिवेदी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। विवेक श्रीवास्तव, प्रजातंत्र का सबसे बड़ा आईना चुनाव होता है। चुनाव लोकसभा का आप हारे, आपका बेटर प्रदर्शन रहा लेकिन आप चुनाव हारे। उसके बाद हरियाणा में विपक्ष हारा, झारखंड में जीता विपक्ष, महाराष्ट्र में हारा, जम्मू कश्मीर में जीता विपक्ष, दिल्ली के अंदर एक टफ फाइट में बीजेपी ने आम आदमी पार्टी को चुनाव हरा दिया। सीधी सी बात है, प्रजातंत्र तो चुनाव से होता है। उस चुनाव में आपका यकीन समाप्त हो रहा है। आप हार रहे हैं, आप हारते हैं तो कहते हैं चुनाव आयोग खराब है, जीतते हैं तो तब से शपथ ले लेते हैं। सुनिए सर, ये जो दुकान चला रखी है, देश स्वीकार नहीं करेगा ये दुकान। सर एक मिनट सर, 70 साल तक चुनाव जीता था, भाजपा को कभी एंटी नेशनल नहीं कहा, वाजपेयी को कभी एंटी नेशनल नहीं कहा, और यहां 10 साल से आए हैं सोनिया गांधी चाइनीज एजेंट, राहुल गांधी चाइनीज एजेंट, विवेक श्रीवास्तव चाइनीज एजेंट, सीक्रेट एमओयू, देश टूटने जा रहा है, चाइना घुसने जा रहा है। व्हाट नॉनसेंस। आप जीतिए चुनाव, लेकिन राहुल गांधी ने भी नॉनसेंस कहा था आपकी तरह एक ऑर्डिनेंस के लिए। आपको अधिकार नहीं है ये। ओके ठीक है, ओके मैं रुक करता हूं सुधांशु त्रिवेदी का। सुधांशु त्रिवेदी, राहुल गांधी को टारगेट मत करिए, राहुल गांधी एक आंधी है। देखिए, आज विवेक श्रीवास्तव जी जिस शिद्दत के साथ राहुल गांधी का बचाव कर रहे हैं, मुझे लगता है तो दर्शकों को समझना चाहिए। कम्युनिस्ट के, लेफ्ट के समर्थकों के बैठे, लेफ्ट के प्रतिनिधियों के, लेफ्ट की एक ही जगह सरकार है केरल में, जहां उसकी लड़ाई राहुल गांधी की पार्टी से है। मुझे लगता है कितना बड़ा धोखा दिया जा रहा है केरल की जनता को। इसको मलयालम में जरूर डब करके पहुंचाना चाहिए केरल की जनता के पास, कि समझ में आएगा कि दिल्ली का दोहरा चरित्र क्या होता है, कि वहां पे लड़ाई लड़ते हैं और यहां देखिए कैसे हाथ पटक पटक के, झटक झटक के मार कर रहे हैं। अब अगर विवेक जी का टारगेट कुछ और हो, कन्हैया कुमार से प्रेरित होकर, तो बात दूसरी हो सकती है। इसलिए तब बात है तो मैं समझ सकता हूं, परंतु अब मैं ये बात स्पष्ट करना चाहता हूं, विवेक जी, सोनिया जी के बारे में किसी ने आरोप नहीं लगाया था। आपके ही कम्युनिस्ट कंट्री रहे रूस की केजीबी के सारे, उसके ऊपर एक किताब लिखी गई थी, स्टेट विद इन स्टेट, ये वेलग्ना एल्बर्टस की किताब, उसमें सोनिया जी के बारे में इस ढंग की बातें लिखी हैं। ये कोई बीजेपी ने नहीं बुलाया था और उनको कायदे से उसके ऊपर जाकर मानहानि का मुकदमा करना चाहिए था। और तो और मैं दर्शकों को लिए कह दूं, उसमें केजीबी के चीफ विक्टर चेरबोकोव ने 1985 में क्या क्या किया, बहुत सारी बातें विद रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट लिखी हुई हैं। ये अपने ने नहीं लगाया था। एक स्वाइजर्स एलिस्टेटे मैगजीन थी 19 नवंबर 1991 स्विट्जरलैंड से निकलने वाली, उसने राजीव गांधी की फोटो के साथ, डेट के साथ बोल रहा हूं, विवेक जी जाके चेक कर लीजिएगा। इसलिए ऐसे झटक पटक के मत बोला करिए, आरोप भाजपा ने नहीं लगाए हैं, ये सारे के सारे बात बाहर। और सोनिया गांधी जी OCCRP की सदस्य थी, उसको वो आज तक डिनाई नहीं कर पाई, जिसका भारत में क्या रोल था ये भारत में ही नहीं और विदेश की एजेंसीज के उसमें भी सामने आया। खैर वो सारा विषय छोड़िए, आज के विषय पे आते हैं। आज समस्या क्या है? सिंपल सी बात है कि एक SIR के अगेंस्ट में ये लोग इसलिए खड़े हैं क्योंकि इनको ये लगता है, इसमें एक जानते हैं सबसे बड़ा दोष किसका है? चंद्रबाबू नायडू जी का और नीतीश कुमार जी का। क्योंकि जब हमारी सरकार बनी 24 में तो इनको लगा अरे मोदी जी तो कभी गठबंधन सरकार चलाए नहीं है, ये 2-4-6 महीने में गिर जाएगी, और वो वैसे 8 बाट जोहते रहे। आखिर में जब सरकार नहीं गिरी और 1 साल हो गया और लगा गठबंधन तो बहुत मजबूती से चल रहा है, वक्त बोर्ड पर भी वो गठबंधन साथ में है, अब छटपटाहट शुरू हुई तो जैसे वो बिगड़ैल बच्चे होते हैं ना कि अगर मैं मैच नहीं जीता तो फिर मैं विकेट उठा के भाग जाऊंगा और मैं कहूंगा कि नहीं 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 तो मैच ही गलत था, मैं अपनी हार स्वीकार नहीं कर सकता। या दूसरी मानसिकता क्या है? एक पुराना गीत था अमीश जी, होंगे राजे राजकुंवर हम बिगड़े दिल शहजादे, सिंहासन पर हम जा बैठे जब जब करे इरादे। तो ये 3 बिगड़े दिल शहजादे घूम रहे हैं, राहुल जी, तेजस्वी जी और अखिलेश जी, जो अपने माता पिता के लिए प्रॉब्लम चाइल्ड रहे हैं, वो अलग बात है। इनको लगता था ये तो मेरी पौती है, जब चाहेंगे जाके बैठ जाएंगे, मगर क्या बताएं, बीच में आ गया एक चाय वाला, और चाय वाले ने इनकी उम्मीदों पर ऐसा पानी फेरा है कि आज जो आपके स्क्रीन पे दिख रहा है ना अमीश जी, इसका भारत के लोकतंत्र और चुनाव से कोई लेना देना नहीं है। यह कांग्रेस की छटपटाहट है।
कांग्रेस वैसे छटपटा रही है सत्ता के बिना जैसे जल के बिना मछली छटपटाती है। ओके, 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 कांग्रेस के पूरे इतिहास में, मतलब मैं एक लाइन में कह दूं, वाइसरॉय एग्जीक्यूटिव काउंसिल से लेकर आज तक कभी कांग्रेस इतनी सत्ता के बाद 10 साल नहीं रही है। इसीलिए आप देखिए 14 के बाद उतनी छटपटाहट थी, उससे ज्यादा 19 के बाद दिखी, 19 के बाद 24 में उससे ज्यादा छटपटाहट दिख रही है। तो और कुछ नहीं है, बिगड़े दिल शहजादों की ताकत पाने की छटपटाहट के अलावा इसमें कोई भी तथ्य नहीं है। जी जी जी, मैं रुक करता हूं। विवेक क्या आपको लगता है ये छटपटाहट है? 10 सेकंड। ओके महुआ मांझी, मैं आपका भी रुक करूंगा। 30 सेकंड बोलिए। हाँ, सिर्फ 30 सेकंड। बिहार का डर सता रहा है सुधांशु जी को भी और प्राइम मिनिस्टर मोदी को भी। तेजस्वी भी हैं, अखिलेश भी पीछे से समर्थन देंगे, राहुल गांधी हैं। तो ये जोड़ी इनको समझ नहीं आ रही है, तो एक नया हमला करने की कोशिश की कि युवाओं को तो लेकर के साथ चल नहीं सकते राहुल गांधी। सर, जब क्राइसिस का समय आता है तो पता चलता है अपना कौन और किसमें कितना दम है। वो व्यक्ति जो और सर, अगर हम केरल में उनसे लड़ते हैं तो बिहार में गठबंधन भी है। इस बात को भी जरा कोट करिए कि वामपंथी पार्टियां कांग्रेस के साथ मिलकर के लड़ेंगी और इस बार आपको बाहर का रास्ता दिखाएंगी। और तीसरी चीज, जब क्राइसिस का समय आता है तो गुलाम नबी आजाद भी चले गए, युवा नहीं थे। हमारे प्राइम मिनिस्टर तो पुराने फॉर्मर प्रेसिडेंट आरएसएस के यहाँ चले गए प्रणाम करने के लिए। लेकिन असली आइडियोलॉजी को मानने वाला व्यक्ति कभी भी अपनी आइडियोलॉजी से डेविएट नहीं होता। ओके, ठीक है। सुधांशु त्रिवेदी, जवाब दें महुआ मांझी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ऑफ राज्यसभा। ओके जेएमएम। ओके सुधांशु जी, देखिए कितनी मासूमियत से इनकी हड़बड़ाहट में सच निकला कि हम केरल में लड़ रहे हैं तो बिहार में साथ साथ भी हैं। भाई साहब, बंगाल में भी आप लोग साथ साथ थे और एक और सज्जन आपके साथ थे, फुरफुरा शरीफ के गद्दी नशी, वो भी साथ में थे। तो आपके लिए तो वो लाइन नजर आती है कि बिहार में मोहब्बत और केरल में लड़ाई। जनता कह रही अरे मार डाला दुहाई दुहाई। जनता भली भांति समझ रही है। अब मैं एक और भी फैक्ट आपके सामने रख दूं। देखिए, आप लोग जिस प्रकार से कह रहे हैं बिहार में ये हो रहा है, बिहार में समस्या सबसे बड़ी क्या हो रही है कि तेजस्वी जी को आपने घोषित नहीं किया है। वो बेचारे वो भी शिद्दत से कह रहे हैं भाई मैं राहुल गांधी को पीएम कहने को तैयार हूं, मगर वो मुझे घोषित कर दे कुछ वैसे ही है जैसे आसिम मुनीर कहते हैं कि मैं ट्रंप को नोबेल पीस प्राइज देने को तैयार हूं। भाई तुम मेरे लिए कुछ पैसा ला के दे दे, मेरे देश को कुछ दे दे, उस ढंग की बात। तो उसी ढंग से तेजस्वी कह रहे हैं कि मैं राहुल जी को पीएम बनने को तैयार हूं, मगर राहुल जी का दिल नहीं पसीज रहा है, क्योंकि उनकी नजर तो इसके ऊपर है ना कि जो वोट बैंक कॉमन वाला है ना, वो कॉमन वाले में कितनी कॉमनलिटी है। एक लाइन में बता दूं अमीश जी, चुनाव आयोग ने बुलाया इंडी गठबंधन वालों को तो इन्होंने कहा हम अकेले नहीं आएंगे, हम ज्यादा लोग आएंगे। चुनाव आयोग ने कहा आप 30 लोग आ जाइए, 30। खड़गे जी का बयान है कि अगर हम 30 लोगों को चुनते तो बाकी लोग नाराज हो जाते, हमें तो पूरे 300 चाहिए। सोचिए, इन लोगों को आपस में एक दूसरे पे भरोसा नहीं है। ओके। मतलब 30 लोग अपने में से नहीं चुन सकते, ये एक नेता क्या चुनेंगे समझ में आ सकता। ओके, मैं जेएमएम की मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का रुख करता हूं। महुआ मांझी, चलिए मनमुटाव होगा और मतभेद भी होंगे, लेकिन मनभेद तो नहीं है ना। आज चाय पे बुलाया स्पीकर ने, उसमें भी कोई नहीं गया। इतनी दुश्मनी, इतनी रंजिश क्यों? देखिए, इसी से पता चलता है कि इंडिया गठबंधन में कितनी एकजुटता है। इसी बात से प्रमाणित होता है ना। अभी आपने कहा कि आपस में एकजुटता नहीं है, अगर एकजुटता नहीं होती तो कोई ना कोई अलग से चला जाता माननीय प्रधानमंत्री जी से मिलने। लेकिन सारे लोग एकजुट होकर निर्णय लिए कि नहीं करना है, क्योंकि जिस तरह के कानून आ रहे हैं, विपक्ष के बगैर सब कुछ पारित कर दिया जा रहा है। जिस तरह से 30 दिन के अंदर किसी भी सरकार के चुने हुए मुख्यमंत्री को हटाने का, मंत्री को हटाने का जो निर्णय लिया जा रहा है, जो बिल पारित होने वाला है, ये कितना खतरनाक है। आपने देखा कि हमारे झारखंड में किस तरह से एक निर्दोष जनता द्वारा चुने हुए मुख्यमंत्री को ईडी सीबीआई का डर दिखा के रिजाइन कराया जाता है, 5 महीने तक जेल में रखा जाता है, और फिर माननीय सुप्रीम कोर्ट कहती है कि कोई सबूत नहीं है उनके खिलाफ। तो अगर ये कानून पारित हो जाए तो इसके बाद चाहे कितना भी आप निर्दोष प्रमाणित हो, वो तो गए। तो ये लाने की कोशिश, आपकी समस्या तो हर चीज से है ना। होगा कि अगर शुचिता की बात नहीं, मैं कह रही हूँ कि शुचिता की बात अगर होती है तो राजनीतिक शुचिता होनी चाहिए। चुनाव के पहले किस तरह से जिनको आप ही लोग पानी पी पी कर भ्रष्टाचारी कहते थे, उनको अपने पार्टी में लाते हैं, उनको मंत्री भी बनाते हैं। तो एक तरह से कहा जाए कि 100 चूहे खाकर बिजली चली आज को। आप शुचिता की बात करते हैं, लेकिन तमाम भ्रष्टाचारियों को अपने पार्टी में लाकर गंगा जल से नहला देते हैं। और दूसरी बात की ये जो आपने कहा कि हम लोग सरकार नहीं चलाने दे रहे हैं, तो आप देखिए, अगर आंदोलन नहीं होता तो क्या ऑपरेशन सिंदूर पर बात होती?
पहला 7 दिन सत्ता पक्ष ने बर्बाद किया, उन्होंने हंगामा करने दिया। अगर पहले ही वो मान जाते तो एक हफ्ता देश का बर्बाद नहीं होता। उसी समय ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा करने की बात पहले ही दिन आप कह देते, 7 दिन बच जाते। SIR पर हम लोग बात कराना चाहते थे, उसमें आप राजी नहीं हुए। अब आप लोगों का ध्यान बटाने के लिए जब आप देख रहे हैं कि बिहार में पाला पूरा गेंद चला जा रहा है हम लोगों की तरफ, तो फिर आप नया एक शगुफा लेके आ रहे हैं। जवाब सुधांशु त्रिवेदी। CBI मानते हैं कि आपके मंत्री ज्यादा हैं, आप सत्ता पक्ष में हैं, आपके मुख्यमंत्री ज्यादा है, लेकिन आपके मुख्यमंत्री को, आपके मंत्रियों को ईडी सीबीआई तो बचा रही है ना। ओके, जवाब वो इलेक्टोरल बॉन्ड देखिए, नहीं SIR से दिक्कत है, जो नया कानून अमित शाह लेकर आए हैं उससे दिक्कत है। देखिए, जो लोग ये आरोप लगाने का प्रयास कर रहे हैं, मैं उनको याद दिलाना चाहता हूं, इन लोगों का भ्रष्टाचार के साथ चोली दामन का साथ रहा है। पिछले 30-35 सालों की कोई लोकसभा नहीं बता सकते जब इंडी गठबंधन के दलों के नेताओं ने भ्रष्टाचार के आरोप में जांच एजेंसी और कोर्ट कचहरियों के चक्कर न काटे हों। मैं अपने विपक्षी दलों को और महुआ जी को याद दिलाना चाहता हूं, आज राहुल जी और सोनिया जी जिस मुद्दे पे जमानत पे हैं वो अक्टूबर 2013 में शुरू हुआ था, उन्हीं की सरकार के दौर में दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश पे। और आगे मैं सारे केसेस की लिस्ट गिना रहा हूं, इसमें कोई भी उनकी सरकार ने नहीं शुरू किया, सब कोर्ट गए लोग और कोर्ट ने उनको दोषी, कोर्ट ने उनको आरोपित किया और वो जेल में गए। ये कनिमोझी ए राजा जेल गए 2011 में, हमारी सरकार नहीं थी। सुरेश कालमाड़ी जेल गए 2010 में, हमारी सरकार नहीं थी। मधु कौड़ा जेल गए 2008 में, हमारी सरकार नहीं थी। महुआ जी ध्यान देख सुनिए, 2006 में शिबू सोरेन जेल गए, हमारी सरकार नहीं थी। करुणानिधि 2000 में जेल गए, लालू यादव 97 में जेल गए, जलेता 96 में जेल गई। झारखंड मुक्ति मोर्चा रिश्वत कांड 94 में हुआ, राजीव गांधी जी पे 87 में लगा आरोप और 1990 में उन पे FIR हुई। भाई साहब तुम सुनिए, तब तो कोई मोदी जी का नामो निशान राजनीति में नहीं था, भारतीय जनता पार्टी सत्ता में नहीं थी, तभी तो चैलेंज करके पूछता हूं 80 के दशक से आज तक का एक बता दीजिए। ओके, ये आनंद दुबे और सतीश के सिंह अभी तक एक बारी भी नहीं बोले हैं। मैं एक करके दोनों से बुलवा लेता हूं। ओके, सुधांशु जी मैं आपके पास आ रहा हूं। सुधांशु जी एक लाइन बोल दो। बोलिए सुधांशु जी, कंप्लीट योरसेल्फ, 10 सेकंड्स। देखिए, यहां पे समस्या इनका सरकार के प्रति अविश्वास नहीं है, इनका अपने लोगों पे अविश्वास नहीं है। इनके कई लोग बोल चुके हैं दूसरा अगर सीएम की कुर्सी बैठ जाएगा तो छोड़ेगा नहीं भैया, क्या पता इसीलिए अपने परिवार के अलावा किसी को सीएम की कुर्सी नहीं देते हैं। हमारे यहां तो इसमें प्रावधान है कि आपको जमानत मिलेगी, वापस आ जाएंगे। हमारे यहां आडवाणी जी थे, आरोप लगा, उन्होंने कहा नहीं और कोई बात नहीं, वापस आए, यथावत रहे। अमित शाह जी ने कहा जैसे ही सम्मान मिला मैंने छोड़ दिया, वापस गृह मंत्री बने। येदियुरप्पा जी छोड़े, फिर वापस सीएम बने। इनके यहां डर है कि भैया धक्का देने को 10 पीछे खड़े हैं, तो अविश्वास सरकार के प्रति नहीं, अविश्वास गठबंधन अपने आनंद दुबे सरकार पे विश्वास नहीं है। आनंद दुबे सरकार पे विश्वास नहीं है या अपने पे विश्वास नहीं है, बताइए। अमीश भाई नमस्ते। सुपुआ तो बोले बोले छलनियों बोले जिसमें 72 छेद। अभी शुचिता की और नैतिकता की बात भारतीय जनता पार्टी से हम लोग सोचेंगे, जिस पार्टी में एक एसपी जी के सामने आ जाने से कैमरे में नेताजी का फ्रेम अच्छा ना आता हो और उन्हें बगल कर दिया जाता हो। आदरणीय जेपी नड्डा जी से हमें इतनी सहानुभूति है कि जब वो चलते हैं तो रिमोट की तरह कैसे लगते हैं पूरे देश ने देखा है। वो आज कह रहे हैं कि राहुल गांधी से परहेज है, लेकिन बाकी कांग्रेस की युवा नेताओं पर हमें पूरा भरोसा है। और जो युवा नेता बोल रहे थे कि छोड़ के गए, वो कौन छोड़ के गए? वो नवीन जिंदल, वो जतिन प्रसाद, वो ज्योतिरादित्य सिंधिया, वो मिलिंद देवरा। अरे पीढ़ी दर पीढ़ी कांग्रेस ने सींच कर इतना बड़ा किया कि कहीं जाने के काबिल तो हुए। वो आज हमें ज्ञान का पाठ पढ़ा रहे हैं। अरे भाई, ये जो 15 लाख का सूट पहनने वाले नेताजी हैं, जो शहंशाह आजम हैं, विधायक ही चले गए थे, आपकी तो पार्टी चली गई है। अरे सुनिए तो, पार्टी चली गई है परिवार के चक्कर में। जो शहंशाह आजम, अपनी पार्टी चली गई है परिवार के चक्कर में। अरे आप अमीश भाई ऐसे जब सब लोग बोल रहे थे, मैं ध्यान से सुन रहा था, आप किसी के बीच में नहीं कूदते हैं। आप जब हम छोटी पार्टी के नेता जब बोलते हैं, छोटे कार्यकर्ता बोलते हैं तो आप कूद जाते हैं। तो मेरा वही कहना है कि हमें बात तो पूरी हो जाने दीजिए। आज आप विपक्ष को कोस रहे हैं, आज आप विपक्ष को नीचा दिखाना चाहते हैं। क्यों भाई, क्या बिगाड़ा है विपक्ष ने? खबर, हम आपके चाय पानी का बहिष्कार करें? लोकसभा अध्यक्ष ने बड़ा स्टेटमेंट दे दिया है। मॉनसून सत्र में 120 घंटे के लिए चर्चा तय हुआ था, लेकिन सिर्फ 37 घंटे चर्चा हुई है। विपक्ष ने पूरा सत्र बर्बाद कर दिया है। विपक्ष के इस निंदनीय आचरण की निंदा होनी चाहिए। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला का बयान है। ओके, कंप्लीट योरसेल्फ, आनंद दुबे।
तो लोकसभा स्पीकर ने फैसला सुना दिया कि विपक्ष की निंदा होनी चाहिए। ब्रेकिंग न्यूज, विपक्ष की निंदा होनी चाहिए, विपक्ष जो है वो नकारा है। अगर ऐसे ही डिबेट करनी, एक तरफा ही बोलना है, जज बन जाना है, तो फिर बाकी बोल के मतलब क्या है अमीश भाई? बात तो तब होती है जब बराबरी का अवसर मिले ना। किसकी जिम्मेदारी थी सदन चलाने की? क्या सरकार की कोई जिम्मेदारी नहीं है? अगर एक ब्रेकिंग न्यूज ये भी चल जाती, सरकार के लोग निकम्मे हैं, ब्रेकिंग न्यूज, करोड़ों घंटे करोड़ों रुपए स्वाह कर दिए जनता के, तब लोगों को लगता है कि हाँ यार पक्ष विपक्ष में एक ही चश्मे से देखा जाता है। अरे भैया बार बार विपक्ष को कोसते हो, जिसकी जिंदगी का स्टाइल ही शहंशाह जैसा हो, सुल्तान आजम जैसा हो, जिसके यहाँ तानाशाही और अहंकार चरम पर हो, जहां लोकतंत्र नाम की कोई चीज ना हो, केवल दो नेता ही सबसे सर्वोपरि हो, वहां के लोग ठाकरे की सेना में लोकतंत्र नहीं था। विपक्ष डरा हुआ है। शिंदे जी ने इसीलिए पार्टी छोड़ी, उन्होंने बोला उद्धव ठाकरे की सेना में लोकतंत्र नहीं था, हम बीजेपी के साथ जीत के आए लेकिन कांग्रेस के साथ चले गए। लोकतंत्र तो समाप्त तभी हो गया था जब कांग्रेस के साथ गई शिवसेना। फर्श से उठाकर जिसको अर्श पर बिठा दिया, यही तो वो है, भी अगर अपनी भावनाओं से आहत है, वो भी आहत है। बैठे थे वो अर्श पे चले वही गए। तो आप ये नहीं मानते जनता ने शिंदे को वहां तक पहुंचाया? आप मानते हैं आपने पहुंचाया? अरे मौका पार्टी देती है, मौका पार्टियां देती हैं। तो पार्टी मोदी तो जी को शिंदे की बीजेपी है। ने मौका दिया तो तो मोदी जी वहां शिंदे तक की है। पहुंचे। पार्टी तो अब शिंदे की है। अरे आज हो गई है ना। शिवसेना शिंदे की आज है। हो गई है ना। आप कॉपी है। अरे ठीक है, चुनाव आयोग ईडी सीबीआई इनकी मदद से हो गई है। जिस दिन ये कमजोर हो जाएंगे वापस हमारी हो जाएगी। ये कौन सी बहुत बड़ी बात है राजनीति में? ओके, सुधांशु त्रिवेदी। देखिए मैं आनंद दुबे जी ने जो बात बोली तो मुझे एक पुरानी बात याद आ गई। इनके मुंह से रिमोट शब्द निकला। मुझे याद है जब पहली सरकार भाजपा शिवसेना गठबंधन की बनी थी 95 से 2000 के बीच में, बाला साहब ठाकरे ने उस समय मनोहर जोशी जी आपके सीएम बने थे। हाँ तो मैं नहीं बाला साहब ठाकरे नहीं बोला था, मनोहर जोशी जी से प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूछा गया कि आप पे यह आरोप है कि आप बाला साहब ठाकरे जी के रिमोट से चलते हैं। And the chief minister of Maharashtra who was from Shiv Sena has said, हाँ मैं बाला साहब ठाकरे के रिमोट से चलता हूं, क्योंकि उन्होंने मुझे नियुक्त किया। जेपी नड्डा साहब कह सकते हैं नियुक्त नहीं किया। बाला साहब ठाकरे जी का दिया गया वीडियो अवेलेबल है जिसमें उद्धव जी और राज ठाकरे दोनों बैठे। उन्होंने कहा मैं जिस दिन चाहूं इन दोनों में से कोई भी जाके मंत्री बन सकता है, मगर ठाकरे परिवार का कोई व्यक्ति नहीं बनेगा। वो नैतिकता का प्रमाण था। और मैं एक और बात ऑन द लाइटर नोट बता दूं अमीश जी, उस जमाने में 96 के लोकसभा चुनाव में विपक्ष ने 98 के लोकसभा चुनाव में एक गाना उस समय बड़ा फेमस हुआ था, वो शिवसेना के सीएम मनोहर जोशी जी के खिलाफ यूज किया था कि अखियां मिलाए कभी अखियां चुराए, साहब ने किया जादू, कभी आंखें चुराए कभी दुम को हिलाए, रिमोट से होता काबू। यानी ये सीएम के खिलाफ यूज किया था। और भाई साहब बड़ी और छोटी पार्टी किसने कहां बैठाला? 98 के बाद हमारे 182 सांसद थे और आपके 16, फिर भी आपका स्पीकर बनाया था, याद रखिए। इसलिए हमने गठबंधन दर ईमानदारी से निभाया। और आज जो हो रहा है, अब क्या हुआ? उद्धव ठाकरे जी ऐसी पार्टी के समर्थन से बने सीएम जिसमें 2 रिमोट थे, एक एनसीपी दबाती थी, एक कांग्रेस दबाती थी। बीच में हैंग हो गए। ओके आनंद, अमीश भाई इन्होंने हमें नहीं बनाया था, हमने इनको मदद करके महाराष्ट्र में घुसने की जगह दी थी। ये हमारे एक प्रकार से पिछलग्गू हुआ करते थे। वक्त के साथ इन्होंने धोखेबाजी सीख ली, इन्होंने पीठ में छुरा भोंकने की अच्छी कला सीख ली, ईडी और सीबीआई का दुरुपयोग करना सीख लिया और आज बहुत बड़े बड़े बन गए। अरे हम तो पंडित अटल बिहारी वाजपेयी जी को मानते हैं, जो कहते थे क्या हार में क्या जीत में किंचित नहीं भयभीत में, कर्तव्य पथ पर जो मिला यह भी सही वह भी सही। आज की भाजपा कहती है हारना नहीं है, सिर्फ जीतना है। चाहे बूथ का बूथ लूट लो, चाहे ऑटो में चोरी कर लो, चाहे डकैती डाल लो, जीतना ही हमारा धर्म है, जीतना है हमारा काम है। ये तो बीजेपी बदल गई। शिवसेना नहीं कहती थी कि आपको जुड़ना चाहिए कांग्रेस के साथ। कांग्रेस और आपका वोट बैंक तो एक नहीं था ना। अब तो बेस्ट के अंदर दोनों भाई भी एक साथ आए, तब भी नहीं जीत पाए। बेस्ट के अंदर दोनों भाई एक साथ आए, 0 अंडा ही आया। अब बताइए, ये भी सत्य है ना? नहीं जीत पाए इसका मतलब नहीं जीत पाए इसका मतलब अस्तित्व समाप्त हो जाता है। बहुत सारी पार्टियां देश में नहीं जीत पाती, संघर्ष करती हैं, देश सेवा की भावना से लड़ती हैं। किसने किसको कहां रखा, किसने किसको धोखा दिया? मैंने तो अभी लेटेस्ट फुटेज देखी है,
9वीं या 10वीं रो में उद्धव ठाकरे और आदित्य ठाकरे बैठे हुए हैं, 9वीं 10वीं रो में। और अमित शाह मातोश्री गए थे मिलने के लिए, राजनाथ सिंह मातोश्री जाते थे मिलने के लिए, 100वीं रो में अडवाणी मातोश्री जाते थे मिलने के लिए। 100वीं रो में भी ये 100वीं रो में भी बैठा जाए और सम्मान मिले वो ज्यादा उचित है। महाजन मातोश्री 100वीं रो में भी बैठा जाए और सम्मान मिले वो ज्यादा उचित है। पहली रो में बिठा के किसी को आप तमाचा मारे, किसी को बेइज्जत करें, उससे अच्छा तो 100वीं रो में बैठ के सम्मान पाए। अरे दिल्ली तक आए थे उद्धव ठाकरे, दिल्ली तक आज आए एनडीए थे के घटक कि दलों उनको की सीएम क्या घोषित कर दिया स्थिति जाए, है, लेकिन आज कांग्रेस ने एनडीए नहीं करा के था घटक 24 दलों की विधानसभा क्या चुनाव में। स्थिति है, दिल्ली तक कितना आए थे आगे उद्धव बढ़ते ठाकरे। हैं और कितना बोल पाते हैं, ये आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं। ओके, सुधांशु त्रिवेदी 40 सेकंड, देन सतीश मुझे केसिंग। लगता बस एक फैक्चुअल करेक्शन कर दूं। आनंद दुबे जी ने कहा कि इन्होंने हमको स्थान दिया। भाई साहब, आप क्या बात करते हैं? राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ 1925 में बना था महाराष्ट्र की ही धरती के ऊपर, और आप कह रहे हैं कि 1990 में आके आपने हमको स्थान दिया। इसी अहंकार ने आपको इस स्थिति में पहुंचाया है, इसलिए ध्यान रखना चाहिए। और सम्मान की बात है तो मैं पूरे ईमानदारी से कहना चाहता हूं कि आपको कितना सम्मान मिला, और आज आपका जो सम्मान है, अगर कुर्सी ही सम्मान थी तो कुर्सी के सम्मान से किसी को सम्मान नहीं मिलता। आप देख लीजिए, बहुत से लोग हैं जो राहुल गांधी जी आ तो गए नेता प्रतिपक्ष की कुर्सी के ऊपर, और बाकी छोड़ दीजिए। अंदरूनी तौर पे अगर इंडी गठबंधन के दरों में पूछ लिया जाए तो क्या, खैर वो विषय छोड़िए, मैं आज के विषय की बात करता हूं। आज एक बहुत खतरनाक विषय है। शिवसेना से मुझे इस बात को लेकर दर्द होता है कि ये प्रांतीय भाषाई आधार के ऊपर आकर तो लोगों से झगड़ा करते हैं, मगर अब बांग्लादेशी घुसपैठियों का मुद्दा नहीं उठाते हैं। कभी नहीं, जो देश के लिए सुरक्षा कभी नहीं, है, कभी नहीं, भाषा के आधार पर कभी भी, आज कभी ये भी कहते शिवसेना ने हैं किसी का अपमान नहीं किया। भाषा भाषी के कान के नीचे हाथ बजा देंगे नहीं, मगर जो बोला था नीतीश राणे ने कि फला फला रोड पे जाके कान के नीचे बजा के दिखाओ भाई साहब, वो आपके घर के नीचे आके बम बजा देंगे, वहां पे सन्नाटा हो जाता है। इसीलिए मैं कहना चाहता हूं भाई साहब, और एक और बात बता दूं आनंद दुबे जी, अभी एसआईआर की बात हो रही है, महाराष्ट्र भाषियों को हमेशा दिया है दूल्हे सीट। सर अपने अपने टर्न पे बोलिए, आप बोल रहे थे, हम भी शांति से सुन रहे थे, आप भी सुनिए, अपने टर्न पे बोल दीजिएगा। मैं दर्शकों को याद दिलाना चाहता हूं, महाराष्ट्र का विषय है। महाराष्ट्र में एक सीट है धुले, जिसमें 6 विधानसभाएं हैं। 5 विधानसभाओं में भारतीय जनता पार्टी 1,94,000 से जीती। छठी विधानसभा जो थी उसमें 1,98,000 से हार गई। और वो विधानसभा कौन? एक विधानसभा में 1,98,000 से विधानसभा कौन है? मालेगांव सेंट्रल। मालेगांव में 43% एक्स्ट्रा वोट जुड़ा है, और ये कह रहे हैं महाराष्ट्र में 4% के लेके हाय तौबा मचा रहे हैं। मालेगांव में 43%, लेकिन मालेगांव पे शिवसेना नहीं बोलेगी, मालेगांव में 92% वोट बैंक है वो, इसलिए इनको समस्या हो रही है। और याद करिए वही वोट बैंक है वो। अमीश भाई इसको ऐसे देखिए, जीत और लड़ाई हो रही है। 10 सेकंड, ओके 10 सेकंड। आनंद दुबे, देन सतीश केसिंग, वेटिंग फ्रॉम लॉन्ग पेशेंटली। इसमें भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता और नेता असफल हुए हैं ये समझाने में कि सबका साथ सबका विकास कहने वाले आदरणीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी की जो भारतीय जनता पार्टी महाराष्ट्र इकाई है, वो अल्पसंख्यकों का विश्वास जीतने में कहीं न कहीं असफल हुई है। और अल्पसंख्यकों ने अगर इंडिया गठबंधन का साथ दिया है तो ये मोदी जी की जो योजना है सबका साथ सबका विकास, ये फेल हो गई है। ये बात मानना चाहिए, ये बात मानना चाहिए। में निपट गए हैं। पहले आप उनके वोट पे डिपेंडेंट नहीं थे, अब आप उन्हीं के वोट पे डिपेंडेंट हैं। हमारे साथ तो हिंदू भी है, हमारे साथ मुसलमान भी है। ऐसे ही करते रहेंगे तो हाल और बुरा होगा। हिंदू मुसलमान दोनों हैं। यही तो प्रधानमंत्री जी का सपना रहा है ना, कहना कुछ करना कुछ, जो कहूंगा वो करूंगा नहीं, जो करूंगा वो कहूंगा नहीं। ये कौन से सलमान खान मत बनिए, सलमान खान मत बनिए, नेता बनिए, नेता बनिए। लेकिन इसका लाभ आपको नहीं मिलेगा। चोला बदलने का लाभ नहीं मिला है आपको 24 के विधानसभा में। माया मिली न राम। ओके, और सतीश केसिंग, मेक यू पॉइंट। देखिए, एंड आई एम सॉरी मैं लेट आ रहा हूं। हाँ कोई बात नहीं, मैं कह रहा हूं 4 पॉइंट हैं मेरे। सबसे पहले तो सुधांशु जी ने कहा कि आरएसएस महाराष्ट्र में ही बनी। ये तो हमको लगता है पिछले साल बीजेपी तो आरएसएस से आज़ाद हो गई थी, तो अब उसका तो आरएसएस का जब जिक्र ये करते हैं तो मुझे थोड़ा हंसी आती है। बीजेपी आरएसएस से आजाद हो गई? अरे जेपी नड्डा जी ने कहा था ना। मैं ये कह रहा हूं, देखिए राहुल के चलते कांग्रेसी नहीं बढ़ रहे हैं। कांग्रेस, सुनिए ना, आप सुन भी लीजिए, कांग्रेस की चिंता प्रधानमंत्री जी को बहुत ज्यादा है। राहुल के वजह से कांग्रेस आगे नहीं बढ़ रही है। इतना वो व्यक्तिवादी हो गए कि 400 से 240 पर आ गए।
हमको तो लगता है कि सुधांशु त्रिवेदी जैसे युवाओं को और उच्च स्तर पर कब मौका मिलेगा। युवा हैं, अब तो प्रधानमंत्री जी 75 के हो रहे हैं, तो ये देखने लायक चीज होगी। मुझे ये क्या लगता है कि राहुल गांधी की चिंता नहीं करनी चाहिए मुझे लगता है कि अब तो ये हमको लगता है कभी कभी, मैं आप मजाक में मत लीजिएगा जी, कि ये लोग जो है ना पप्पू से इतना डरते क्यों हैं। हमको लगता है ये लोग सच में राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बना देंगे। जिस तरह से फोकस करते हैं, जिस तरह से उन्हीं के एजेंडा को फॉलो करते। किसको बोला? पप्पू ये लोग राहुल गांधी को बोलते थे भाई, ट्रोल कर करके 10 साल किए। मैं एक बात बोल रहा हूं, आप जीएसटी का मसला देखो, आप यहां किसी ने नहीं बोला। अरे ये लोग बोले भाजपा बड़ी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है, लेकिन एक अध्यक्ष नहीं चुन पाई है, तो अब युवाओं को कहां से चांस मिलेगा। मैं एक बात बोल रहा हूं, मैं एक लाइन और बोलता हूं, मैं ये बोलना जरूरी है। देखिए राहुल गांधी ने 5-7 एजेंडे इस देश में रखे और आज 100% जो है भारतीय जनता पार्टी की सरकार फॉलो कर रही है। अब तो जीएसटी वाला भी, कोरोना में उन्होंने क्या कहा, इसके अलावा जाति की गणना पर कितना सुधांशु जी बोले, लेकिन क्या कहा जाए, अब तो इन्हीं को जात गिननी पड़ रही है। तो ऐसे कई एजेंडे हैं तो ये लोग फॉलो कर रहे हैं। तो पप्पू बनाने में 10 साल गवा दिए और 1 साल में ये हमला कर करके हमको लगता है उस आदमी को और बड़ा बनाते जा रहे हैं। ओके, सुधांशु त्रिवेदी, राहुल की चिंता ना करें आप। वैसे सतीश आपकी सांसद कहती है कंगना रनौत कि बिगड़े हुए शहजादे हैं। हाँ, मैं बता रहा हूं, देखिए आप तो मुझसे वरिष्ठ हैं, आपने मुझसे अधिक पुरानी बातें याद होंगी। आप जात पे हमारी बात कह रहे हैं। हमारी सरकार ने तो निर्णय लिया था जातिगत गणना का बिहार में मई 2022 में, जब गणना शुरू हुई सितंबर में, तब तक इनकी सरकार आ गई थी। मगर आप पप्पू की बात कह रहे हैं जनाब, ये बताइए ये किसने जातिगत गणना रुकवाई? किसने? नेहरू जी ने। फिर ये नारा किसने दिया था? जात पे ना पात पे, इंदिरा जी की बात पे मोहर लगेगी हाथ पे जी। अब आप आइए 6 सितंबर 1990 को पॉलिटिकल कैरियर का सबसे बड़ा भाषण संसद के अंदर खड़े होकर राजीव गांधी ने दिया और उन्होंने कहा कि जाति की बात करना राम जैसे मैकडोनाल्ड के कम्युनल अवार्ड की तरह है, अंग्रेजों के विभाजित करने वाली बात पे। भाई साहब, ये अपने खानदान का पप्पू कौन बना रहा है, ये बताइए। अपने खानदान का पप्पू कौन बना रहा है? आप इस जंग की बात कहते हैं, मैंने किसी के लिए प्रयोग नहीं किया, आपने कहा था तो मैंने उसके काउंटर में कह दिया। मैं तार्किक उत्तर आप ही से ले लेता हूं। एक बार पुनः नहीं, एक सेकंड, अगर कोई मौका दिया जाए। अरे बोलिए सतीश जी। अच्छा चलिए आप बोलिए, पूछ लीजिए समय। सॉरी, आप बोलिए, आप पूछिए। ओके सतीश जी बोलिए। मैं तो ये कहता हूं, आप पूछ लीजिए बीच। देखिए, अगर सीरियस डिस्कशन करना चाहते हैं तो मैं एक ही क्वेश्चन पूछ देता हूं कि भाई समय समय पर चीजें बदलती है, नीति बदलती है, तो हम क्या बोलते हैं? अगर अडवाणी जी ने जाके जिन्ना के मजार पर मत्था टेक दिया तो क्या आप उनको मानते हैं? यस और नो अप्रूव करते हैं? तो अडवाणी जी ने तो उसी त्यागपत्र भी देना पड़ गया। यही मैं कह रहा हूं। सही है, अडवाणी जी ने त्यागपत्र, मगर दिलवाया गया। सुनिए, एक मिनट। हाँ, तो हमारी पार्टी में विचारधारा से अडवाणी जी का जो महान योगदान था, परंतु उसके उपरांत भी उन्होंने इस विषय के ऊपर त्यागपत्र दे दिया। अब मैं दूसरी बात कह रहा हूं, आपको दिलवाया गया तो मैं बताना चाहता हूं, पार्टियां जब बदलती हैं अपना चरित्र इतना, तो वो पार्टी जो महात्मा गांधी का विरासत का दावा करती है, महात्मा गांधी का राजनीतिक दर्शन क्या था सतीश सिंह जी? राम राज्य। उनका नित्य का भजन क्या था? रघुपति राघव राजा राम। उनके मुंह से निकला अंतिम शब्द क्या था? हे राम। उनकी समाधि पे क्या लिखा है? हे राम। और 2007 में आलापनामा देती है कांग्रेस की गवर्नमेंट कि राम तो थे ही नहीं, राम काल्पनिक थे, यानी गांधी का राम राज्य काल्पनिक था। गांधी की समाधि पे लिखा काल्पनिक है। जब इतना बदल जाते हैं राजनीति में तो जी आज पर आते हैं। ओके, इसलिए मैं आज के परिप्रेक्ष्य में सतीश जी, क्या आपको लगता है विपक्ष को जो रोल अदा करना चाहिए वो कर पा रहा है, या आपको लगता है कि जिस तरह से ओम बिरला ने बोला एक नेगेटिव रोल अदा करा है? देखिए, वो क्या बोले स्पीकर के पद पर मैं कुछ नहीं बोलना चाहता। मैं इतना जरूर बोलना चाहता हूं कि एक पहले हम लोग सुना करते थे कि सड़कें जब सूनी हो जाती है तो डैश डैश डैश। अगर संसद में काम नहीं हो रहा है तो मैं समझता हूं कि लोकतंत्र जीवित है, क्योंकि लोकतंत्र जीवित है, संसद में काम नहीं हो रहा। सुनिए, कैसे कह सकते हैं? अरे आप सुन तो लीजिए। आप बताइए। पर सुनना भी सुन ही रहा हूं मैं। 2010 का वाकया देता हूं सुधांशु जी के स्टाइल में।
2010 में या फिर यूपीए के दूसरे कार्यकाल में भारतीय जनता पार्टी मुख्य विपक्षी दल थी, कितना संसद चलने दिया। खास तौर से 2010 में मेरे ख्याल से एक ऐसा सत्र क्या मनगढ़ंत मुद्दा था? नहीं, क्या मनगढ़ंत मुद्दा था? अभी आपको कहां से मनगढ़ंत? नहीं, 2G का मामला, CWG का मामला क्या मनगढ़ंत था? मैं कह रहा जी ने बोला था। अरे मैं कह रहा हूं अभी मनगढ़ंत आप कैसे डिक्लेयर करते हैं? एक सेकंड बताइए, आप कैसे डिक्लेयर करते हैं? भावना है, आप कैसे इलेक्शन कमीशन बोल रहा है, अरे विपक्ष सुप्रीम कोर्ट कह रहा है, अब बताइए मनगढ़ंत नहीं मारूंगा। सुप्रीम कोर्ट कहां कह रहा है? ओके, सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला? सुप्रीम कोर्ट ने एसआईआर को रोका क्या? नहीं, रोका नहीं तो इसका मतलब थोड़ी तो फिर रोका नहीं है क्या? मुद्दा अगर नहीं होता तो 65 लाख का डिलीशन हो रहा था, उसको सार्वजनिक करने के लिए एसआईआर आधार को जोड़ता नहीं। इलेक्शन कमीशन कह रहा है कि ये इस बात में कोई दम नहीं है, ये कहानी मनगढ़ंत है। सुप्रीम कोर्ट एसआईआर को मना नहीं कर रहा है, लेकिन ये मनगढ़ंत मुद्दा नहीं है। ओके, एलजेपी रामविलास पासवान वो सिरोधार है, वो तो सिरोधार है। और अब तो ये लोग अदालतें खत्म करने में है कि अदालत क्या बोल रहे हैं? अब अदालत कब तक होने वाली है? एग्जीक्यूटिव जो है अब जो है किसी को अदालत खत्म होने वाली है, सिपाही प्रधानमंत्री आपकी नौकरी जाने वाली है। आप वरिष्ठ अधिवक्ता भी हैं, तो आपकी नौकरी जाने वाली है वाजपेयी साहब। जाने ही वाली है, और क्या है? एक सिपाही सतीश के सिंह तो जो है पार्टी के प्रवक्ता नहीं है, लेकिन ये अपोजिशन की वकालत क्यों करे जा रहे हैं? अरे हम क्यों नहीं एसआईआर का मुद्दा जो है उसमें जरूर करेंगे। ये तो आज इधर है, कल अरे सही बात नहीं कह रहे आप। तो 12 साल से एसआईआर जरूरी है कि नहीं, ये तो आप लोग खुद ही मान रहे हैं। अगर आप ये आरोप लगाते हैं कि 65 लाख के नाम कट गए या उसमें गड़बड़ियां हैं, अरे मृत लोगों के साथ चाय पानी देता है भाई। ये तो प्रूव हो गया। इलेक्शन कमीशन रूल बुक के हिसाब से काम कर रहा है और एसआईआर की उनकी तरफ से आप के लिए बोले तो सीईसी सामने आ गए 1 महीना बाद। उन्होंने कहा कि जारी रखिए, बकायदा जारी रखिए। और आपके जो बीएलए होते हैं कर रहा था हो, लेकिन सही से तो हो, पॉलिटिकल पार्टी काम नहीं करेगी, इंटेंसिव रिवीजन हो और उसमें मृत लोग जो है जीवित लोग मृत पाए जाए इंटेंसिव में। इसीलिए अब आप एक्सपोज हो रहे हैं। बड़ी खबर, केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू का बयान है, राहुल गांधी टैलेंट को आगे आने नहीं देते हैं। किरेन रिजिजू ने यह कहा है, सदन के अंदर युवा नेताओं को बोलने नहीं देते हैं। किरेन रिजिजू ने यह भी कहा है, अगर युवा सांसद बोलेंगे नहीं तो सीखेंगे कैसे। यह एक लाजमी बात है जो कही है किरेन रिजिजू ने, लेकिन राहुल गांधी सतीश के सिंह टैलेंट को आगे आगे नहीं देते हैं। यह शिकायत कई बार हुई है। हिमंता बिस्वा शर्मा ने भी बोला है, ज्योतिरादित्य सिंधिया की तरफ से भी कहा गया है, जितिन प्रसाद की तरफ से भी कहा गया है। वो जाने नहीं पड़ते तो सब पार्टी छोड़ दी। आपको पता है 106 लोग भी कांग्रेस के जो सांसद पुराने नए जो भी हैं, ये सब कांग्रेस में थे, सब बीजेपी में है। लेकिन टैलेंट तो सब जगह बढ़ रहा है क्या? मतलब हर पार्टी की बात होनी चाहिए ना, खाली एक पार्टी की क्यों बात करते हैं? मैं आपको 2 पॉइंट जल्दी बता देता हूँ। देखिए, नहीं आपको लगता है किसी पार्टी में टैलेंट नहीं बढ़ रहा? कांग्रेस में टैलेंट बढ़ रहा, हाँ या ना? जो आरोप, चलिए मैं एक पार्टी पूछता हूं आपसे, कांग्रेस में टैलेंट बढ़ रहा, हाँ या ना? मैं नहीं जानता हूं। बीजेपी में टैलेंट बढ़ रहा है? मैं नहीं जानता हूं, लेकिन टैलेंट आरजेडी में टैलेंट बढ़ रहा है? मैं कह रहा हूं आरजेडी में टैलेंट बढ़ रहा है। देखिए टैलेंट समाजवादी रहेगा, वो बढ़ जाएगा। देखिए थरूर कैसे बढ़ रहे हैं। शिवसेना उबाटा में टैलेंट बढ़ रहा है? मैं नहीं जानता। आनंद में यहीं के यही है, संजय राउत को 3 टर्म मिल गई है। ओके चलिए, मैं एक लाइन तो बोलने तो दीजिए, आप इधर उधर कर देते हैं। मैं ये कह रहा हूं कि देखिए संकट के समय ना डाइवर्सन बहुत अच्छा चीज है। इधर से उधर डाइवर्ट कर दो, एक बयान क्या कहना चाह रहे हैं आप? अब आप जो समझने वाले हैं समझ जाएंगे। बात दरअसल ये है कि जो स्थितियां बन रही हैं संकट में, मैं तो देख पा रहा हूं, और ये मैं कोई पक्ष और विपक्ष वाला नहीं हूं, मैं तो देख रहा हूं कि संकट की स्थिति या स्थिरता की स्थिति ऐसी है कि कहीं बात जो है नो कॉन्फिडेंस मोशन तक न ले जाए लोग, चाहे वो भ्रष्ट हो चाहे वो जैसा भी हो, लेकिन वहां ये स्थिरता का संकेत होगा। दरअसल सच्चाई ये है, आम लोगों से आप सड़क पे जाके बात कीजिए, वो अपने वोट के अधिकार को लेकर उसको लेकर चिंतित हैं। मैं समझता हूं इस पर आप लोग चिंतित होते तो वो सड़क पर होते, संसद में चर्चा हो जाती। देखिए एक बांग्लादेश मॉडल पर काम हो रहा है इस देश के अंदर, समझना ये इस देश के कोटि लोगों को समझना पड़ेगा। एक बांग्लादेश मॉडल पर काम हो रहा है, बांग्लादेश का मॉडल दिखाकर अराजकता फैलाई जाए और खेल खेला जाए। सिंपल एज दैट। यह बात योगेंद्र यादव ने बकायदा एक अपने साक्षात्कार में बोली है। योगेंद्र यादव आज की डेट में राहुल गांधी के एडवाइजर बने पड़े हैं। प्रॉब्लम यह हो गई है, राहुल गांधी लेफ्टिस्ट से गिर गए हैं, प्रॉब्लम यह हो गई है। ओके, मेक योर पॉइंट। सुधांशु त्रिवेदी।
नहीं, अब वो लेफ्टिस्ट से गिर नहीं गए हैं, पूरे अल्ट्रा लेफ्ट की आत्मा ही उनके अंदर प्रवेश कर गई है। वैसे अभी सतीश सिंह जी ने कहा कि सड़क पे जाके एक दूसरे से पूछिए, तो ऑन द लाइटर नोट कह रहा हूं, मैं कैविएट लगा के कह रहा हूं, किसी को अपमानित करने के लिए नहीं, जस्ट मजाक की दृष्टि से कह रहा हूं। भाई साहब, आप संसद के अंदर तो खूब लोग सड़क पे दिखे पोस्टर वोस्टर लगाते हुए, पर बाहर तो कहीं पोस्टर नहीं दिखे। इससे ज्यादा पोस्टर तो आवारा कुत्तों के लिए जो भीड़ निकली उसमें ज्यादा लोग दिखे और ज्यादा पोस्टर लगाते हुए दिखे। इसलिए जो आप सड़क पे कह रहे हैं जाके देखना चाहिए, मुझे लगता है आपको आंखें खोल के देखना चाहिए कि देश क्या है। और मैं सिर्फ एक बात कह दूं कि भ्रम बनाने का प्रयास बहुत पुराना लंबा सिलसिला है। आपने LIC पे भ्रम फैलाया, HAL पे फैलाया, SBI पे फैलाया, आर्मी पे फैलाया, एयरफोर्स पे फैलाया, वैक्सीन पे फैलाया, मीडिया पे फैलाया, आपने पूरा का पूरा क्या कहते हैं सुप्रीम कोर्ट के बारे में फैलाया, जब CA NRC पे फैलाया। ये भ्रम फैलाते फैलाते आप फैल चुके हैं, रायता फैल चुका है, जनता को समझ में आ चुका है कि आपका एक ही मूल मंत्र है कि कोई सूरत बदलना मेरा मकसद नहीं है, मेरा मकसद है हर कदम पे विवेक इंतजार कर रहे हैं। विवेक, ऑन अ लाइटर नोट सुधांशु त्रिवेदी ने बात बोली कि कुत्तों पर ज्यादा भीड़ थी और ये वोट चोरी पर उतनी भीड़ पब्लिक की नहीं दिखाई दी। पब्लिक साइलेंटली काम करती है, सत्ता पलट करती है, करेगी। 75 साल के सर, आप कन्हैया कुमार को टैलेंट नहीं मानते, आप गुरदीप सप्पल को टैलेंट नहीं मानते, ये सब टैलेंटेड लोग क्या कांग्रेस में नहीं है? ये आपको दिखते नहीं है? फिर आप कहेंगे तो वामपंथी है साहब, वामपंथी को हम टैलेंट नहीं मानते। 75 साल के प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब हटे थे, इनको चांस दिया था, आडवाणी जी हट करके इनको चांस दिया था। विवेक, हटेंगे 75 की उम्र में? बीजेपी का ही रूल तोड़ेंगे। ओके जी, LJP के स्पोक्सपर्सन, मेक योर पॉइंट सर। देखिए, ऐसा है, ये लोकतंत्र को तार तार करने पर तुले हुए हैं, देश को विदेशों में भी बदनाम करते हैं। SIR पे इलेक्शन कमीशन को गुंडा बोल रहे हैं, क्या क्या गालियां दे रहे हैं। SIR अगर नहीं होगा तो वोट का शुद्धिकरण कैसे होगा और राजनीति का शुद्धिकरण कैसे होगा? टैलेंट नहीं आगे आता। आप क्या संजय राउत ही डेली आगे आते हैं? उसका भी विरोध कर रहे हैं, मतलब हर चीज का विरोध करेंगे। अब उसको अगर राजनीतिक शुद्धिकरण हो जाए, कानून आ जाए। बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम लोगों का, समय इतना ही है। और अब आज का विचार, जिंदगी की रेस में जो दौड़कर नहीं हरा सकते वो तोड़कर हराने की कोशिश करते हैं।